ओके, सो आज अभी हम फिलहाल कवर कर रहे हैं वेव फिनोमेना, जिसके अंदर हम 3 टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं, वेव, स्पीड्स एंड ड्रॉपलेट्स को, ठीक है? सो अभी पहले तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जिस एम्बुलेंस पास आती है तो आवाज़ पतली लगने लग जाती है, ठीक है? और निकल जाने के बाद आवाज़ थोड़ी भारी आती है। तुमने एक चीज़ नोटिस ये की होगी कि ये जो इफ़ेक्ट होता है, ये होता है डॉपलर्स इफ़ेक्ट, ठीक है? वो तुम्हारे पेपर में न्यूमेरिकल बन के क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। और ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा ईज़ी है, काफ़ी ईज़ी है। बट इसको समझना है थोड़ा प्रैक्टिकली। तो अगर प्रैक्टिकली समझोगे तो अपने आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई हो जाएगा इजीली। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि ऑफिशियल सैम्पल पेपर में 4 एमसीक्यूज आए, 4, ठीक है? तो एक ही चैप्टर से मतलब 6 मार्क्स के हैं और ज़्यादातर बिना लिखे आ जाएंगे, मतलब, ठीक है? तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं, रोड मैप देख लेते हैं कि आज किन किन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। सो ये 5 टॉपिक्स हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसफर्स वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल, जो एज एन एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ट्रांसफर्स वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल एक टॉपिक है जिसको हमें देखना है। उसके बाद आ जाता है वेव इक्वेशंस और प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। उसके बाद मीडियम बदलने के पे क्या बदलता है, अगर हम कोई भी मीडियम बदल रहे हैं किसी चीज़ का, तो क्या बदल रहा है, क्या चेंज हो रहा है। सो वो भी एमसीक्यू बेस्ड आ गया। उसके बाद बीट्स भी एक एमसीक्यू बेस्ड है, इसके अंदर सिर्फ एक न्यूमेरिकल आ सकता है, विच इज़ डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है? डॉपलर इफेक्ट हमारा एक टाइप का न्यूमेरिकल है जो तुमसे पूछ लेंगे पेपर में, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। सो बाकी सारी चीज़ें तो हो जाएंगी, इसको अच्छे से करना है बस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक ट्रांसवर्स वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल का। सो वेव दो टाइप की होती हैं और फ़र्क सिर्फ एक है कि वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन होती है वही इन दोनों को डिफरेंट बनाती है, ठीक है? तो फर्स्ट टाइप होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हिलते रहते हैं, ठीक है? जैसे एक रस्सी को अगर झटका दे तो रस्सी ऊपर नीचे वेव की तरह आगे होती रहती है। इसमें ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल वेव की सेम डायरेक्शन में ही हिलते हैं, मतलब वेव की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हिलते हैं। जैसे स्प्रिंग को अगर हम धक्का दें तो स्प्रिंग में जहाँ पार्टिकल्स पास पास हैं वो कंप्रेशन हो जाती है, और जहाँ दूर दूर है वहाँ रियर फैक्शन हो जाती है, ठीक है? तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, विच इज़ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होती है और लॉन्गिट्यूडनल में सेम डायरेक्शन में होती है। और इनका नाम ट्रांसवर्स को हम क्रेस्ट और ट्रफ से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में हम कंप्रेशन एंड रियर फैक्शंस करते हैं, कहते हैं इसको, ठीक है? सो एमसीक्यू में सीधा यही पूछेंगे तुमसे, विच इज़ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है? उसको और क्या कहते हैं? तो तुम्हें सीधा बोलना है क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, ठीक है? ट्रैप ये है कि ऑप्शन में मिक्स्ड कर देंगे, कंप्रेशन एंड ट्रॉफ्स, क्रेस्ट एंड रियर फैक्शंस, ये सब बोलेंगे। तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है? क्रेस्ट हमेशा ट्रफ के साथ एंड कंप्रेशन हमेशा रियर फैक्शन के साथ रहेगा लॉन्गिट्यूडनल में, और ट्रांसवर्स के लिए क्रेस्ट एंड ट्रफ्स रहेंगे, ठीक है? सो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, विच टॉक्स अबाउट वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन को अब अच्छे से समझते हैं। अब वेव्स को मैथ में कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ पहले तो समझते हैं। वेव को लिखने का जो तरीका है वो है वाई इक्वल्स, मतलब लिखने का क्या तरीका है। अब इसमें से एक चीज़ है जो एमसीक्यू बन के आ सकती है, विच इज के। के में क्या होता है? के एक हमारा प्रोपेगेशन एक्स कंस्टेंट होता है, ठीक है? इसको हम फेज भी कहते हैं। सो इसको लिखने का तरीका ये है कि वाई इक्वल्स ए साइन, तो डब्ल्यू टी प्लस माइनस की एक्स प्लस अपना ये हो गया म्यू, ठीक है? एंड उसके बाद ए इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड इनटू अपना वर्क कर लिया, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया। देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, उसके बाद हमने के हमारा के भी नहीं आएगा उसमें, के कांस्टेंट आएगा, ठीक है? के प्रोपोगेशन कांस्टेंट। सो ये भी चीज़ याद रखना, तुम्हें फार्मूला पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद जो हमारा मेन फार्मूला होता है विच इज़ के इक्वल्स 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है? एंड इट इज़ ऑल्सो वर्क इक्वल्स 2 पाई फोर्स, मतलब एफ, ठीक है? सो अगर मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता दूँ तो कि एग्जाम में 10 सेकंड तुम्हारा बचा देंगे, विच सेज के हमेशा एक्स का कोएफिशिएंट होगा, बस, ठीक है? यही चीज़ याद रखना। के जो हमारा है वो एक्स के कोएफिशिएंट होगा, बस। इक्वेशंस अगर हम देखें कि एक्स के आगे जो दो नंबर है वही के है, ठीक है? तो इसको अगर एग्जाम्पल से अगर हम समझने बैठे तो पेपर में आया था, ये पेपर का क्वेश्चन, ठीक है? कि y इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ साइन ब्रैकेट में 100t प्लस 2x प्लस पाई/4 एंड x का कोएफिशिएंट 20 है। तो हमें इससे निकालना था कि k इक्वल्स टू 2 मीटर माइनस 1, ठीक है? k निकालना था, तो इन्होंने k 2 मीटर माइनस 1 निकाल लिया।
अब इसमें अगर समझे इसको तोड़ने बैठे तो x के आगे क्या है 20, तो 2 तो k इक्वल्स 20 पर मीटर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में 100 भी होगा, वो ओमेगा है, तो 10 टू द पावर -6 भी वो एम्पलीट्यूड है, और पाई बाय 4 भी वो फेज है, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ x का कोएफिशिएंट देखना है, मतलब x का कोएफिशिएंट जो होगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। सो अगर वेव चेंज हो जाए किसी मीडियम में, व्हेन अ वेव चेंजेस इन मीडियम, सो व्हाट हैपेंस, तो अगर समझना है तो एमसीक्यू में ये आता है, ठीक है। एमसीक्यू के बेसिस पे इसको देखते हैं, विच इज एमसीक्यू में कहते हैं कि जब वेव का एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या बदलता है। और यहाँ सोचने का तरीका ये है कि फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है। तो सोचो एक बार, कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी भी टाइप की सोर्स डिसाइड करती है जो उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करके दे रहा है। जो चीज़ वेव बना रही है वो डिसाइड करती है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स बननी चाहिए। अब वेव मीडियम बदल रही है, ठीक है। क्या सोर्स बदल गया है? मेरे को नहीं लगता, नहीं बदला है। तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, अगर सोर्स नहीं बदला है तो वही रहेगी। तो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ वेव है वो बदल जाएगी क्योंकि नया मीडियम अलग है, और v इक्वल्स एफ लेमडा था। तो अगर v बदला तो f वही है, तो लेमडा को बदलना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा बस एफ वही चेंज, मतलब एफ नहीं चेंज हुआ, बाकी सब चेंज हो गया, ठीक है। सो ये भी देखना कि मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, सोर्स पे डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब किस पे चेंज होगी कि नहीं। वेलोसिटी और वेवलेंथ ये दोनों बदल जाते हैं। तो एमसीक्यू का जो आंसर होगा तुम्हारा वो होगा वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को समझे विच इज कॉल्ड एज बीट्स, तो बीट्स क्या होती है? दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होती है, उन्हें साथ में अगर हम बजा दें तो जो आवाज़ तेज़ धीमी होती है उसी को हम बीट्स कहते हैं। हमने म्यूज़िक में भी बीट्स सुना है कि बीट इतनी तेज़ होती है, इतनी कम होती है ना। तो जो बीट्स होती है वो तेज़ धीमी होती रहती है। तो अगर हम उनको तेज़ बजाएंगे साथ में तो उसको हम बीट्स कह सकते हैं एक तरीके से। अब अगर हमें इसको समझना है तो एफ बीट इक्वल्स टू अपना मीडियम F1 माइनस F2 मीडियम में रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना मॉड। सो क्या बोलते हैं, अब अगर हमें समझना है कि किसी भी टाइप की वेव को क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सो बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स दोनों का फ़र्क हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर बीट फ्रीक्वेंसी समझनी है तो दोनों के बीच का F1 और F2 के बीच का डिफरेंस ही हमारा बीट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। लेकिन एग्ज़ाम में वो तुम्हें फ्रीक्वेंसी सीधी नहीं दे देंगे, वो इक्वेशंस को देंगे और वही लोग अटक जाएंगे, ठीक है, बार बार। तो एक बार पेपर वाला सवाल एक बार देखते हैं कि पेपर में कैसे आएगा। अब इसको अगर देखना है तो y1 इक्वल्स ए साइन दे रखा है, विच इज़ ऑल्सो 1000 पाई टी दे रखी, ठीक है। एंड y2 दे दिया ए साइन 1004 पाई टी, ठीक है। तो हमें पता है वर्क इक्वल 2 पाई f हो गया, तो f इक्वल्स टू वर्क बाय 2 पाई भी हो गया, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। उसके बाद क्या होते हैं कि F1 इक्वल्स 1000 पाई अपॉन 2 पाई विच इज़ 500 हर्ट्स, एंड F2 इक्वल्स 1004 पाई बाय 2 पाई विच इज़ इक्वल्स टू 502 हर्ट्स। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आएगी, बीट फ्रीक्वेंसी विच विल बी 500 माइनस 52 विच विल बी इक्वल्स 2, ठीक है। हमारी 2 हो गई बीट फ्रीक्वेंसी, जो हमें पता चली कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है। ट्रिक सिर्फ इतनी है कि ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एफ लिखना है, ठीक है। तो एफ इक्वल्स ओमेगा 2, आई मीन 2, तो हमारा एफ इक्वल्स ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार में ओमेगा हमारा है 1000 पाई, 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 500 हो जाएगा। दूसरी में है 1004 पाई, डिवाइड अगर करेंगे तो 502 हो जाएगा। फ़र्क इसमें 2 का है, और आंसर 2 बीट्स हो गया, ठीक है। सो ये एक लाइन है काम, जो तुम्हें पता है कि दो चीज़ों को अगर हमें क्वेश्चंस में दे दिया है तो उसको आंसर कैसे निकाल सकते हैं इन बीट्स। अगर बीट्स पूछा है कि बीट्स निकालिए तो वो कैसे। उसके बाद आ जाता है मेजर कॉन्सेप्ट जो अब इस चैप्टर में पढ़ना है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डॉपलर्स इफेक्ट। सो डॉपलर्स इफेक्ट वही एम्बुलेंस वाली बात है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में करी थी। एक बार स्क्रीन पे देखो, सोर्स आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर सोर्स है एक, मान लो एम्बुलेंस, वो आगे बढ़ रहा है, और हर वेव निकलने के बाद वो थोड़ा और आगे चला जाता है। तो आगे वाली वेव्स आप पास पास आ गई, वेव लेंथ छोटा हो गया, और छोटे वेव लेंथ मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हुई, मतलब आवाज़ और पतली हो गई, ठीक है। तो और पतली आवाज़ क्या होता है, और पतली वाली वेव्स मतलब पतली पीछे वाली वेव्स जो होती है वो दूर दूर हो जाएंगी। अगर दूर दूर हो गई तो उनका जो वेवलेंथ है वो बड़ा हो जाएगा।
मतलब उनकी अगर वेवलेंथ बड़ी हो गई तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आवाज़ है वो भारी हो जाएगी। इसलिए एम्बुलेंस पास आते टाइम पतली लगती है और जाते टाइम भारी लगती है, ठीक है? तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना। ये चीज़ याद रखने वाली, क्योंकि डॉपलर्स के अंदर ये पूछा गया है। सो पेपर वाला न्यूमेरिकल अगर देखें तो हमें 150 हर्ट्ज़ दिया है। 150 हर्ट्ज़ का एक सोर्स ऑब्जर्व है, ठीक है? ऑब्जर्वर की तरफ 110 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है? 100 हर्ट्ज़ की साउंड कोई है। साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? सुनी गई फ्रीक्वेंसी की निकालनी है हमें, सुनी हुई फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि जो उस बंदे ने सुनी। सो यहाँ पे एग्जांपल देखो, न्यूमेरिकल जो लिया गया है इसके अंदर देखो डिनोमिनेटर में माइनस है, क्योंकि सोर्स जो है वो पास आ रहा है। मतलब 33 माइनस 110 इक्वल्स 220। तो 330 अपॉन 220 इक्वल्स 1.5 इंटू 150 इक्वल्स 225 हर्ट्स, ठीक है? और सैनिटी चेक अगर हम देखें तो आंसर हमारा 150 से ज़्यादा आएगा, ठीक है? होना चाहिए था, क्योंकि सोर्स सोर्स है, मतलब जो हमारा आंसर है वो 150 से ज़्यादा है, और होना चाहिए इसलिए क्योंकि जो सोर्स आ रहा है, सोर्स जो है वो आ रहा है। अगर हमारे आंसर कम आए, मतलब अगर हमें आंसर कम आ रहा है, कम हर्ट्स आ रही है, तो ये जो साइन है हमने गलत लगाया है, हमने गलत चीज़ों को अप्लाई किया है। सो अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो व्हेन द क्वेश्चन अगर ऐसा है, व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज डैश द एक्चुअल। ये थोड़ा साउंड थोड़ा क्रेजी करेगा, अजीब सा करेगा कि ये क्या बोल दिया भाई बंदे ने, बट इसके अंदर सिंपल सा लेस लिख देना कि when the observer moves away from the stationary source, the apparent frequency will be the less than the actual, ठीक है? The less than the actual. And second question पूछ लेंगे, the frequency appears to be dash when the source moves towards the observer. तो सिंपल सा आंसर है इसका, the frequency appears to be more, or the frequency appears to be increase when the source moves towards the observer. तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना, मतलब इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट कॉन्सेप्ट जो रह गया, विच इज स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स को अच्छे से समझ लो कि स्टैंडिंग वेव्स होती क्या है। स्टैंडिंग वेव्स कुछ नहीं, छोटी सी लास्ट चीज़ है, विच इज स्ट्रिंग जो दोनों तरफ से बंध जाती है, दोनों तरफ से बंधी हो, उसमें जो वेव्स बनती है ना, वो आगे नहीं बढ़ती है, वो एक जगह खड़ी रह जाती है। उन्हें ही बोलते हैं हम स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है? जो पॉइंट बिल्कुल नहीं हिल जाते, वो नोड्स और सबसे ज़्यादा हिलते हैं, और उनको हम कहते हैं एंटी नोड्स। मतलब जो सबसे ज़्यादा हिलते हैं वो एंटी नोड्स है, और जो हिल ही नहीं पाते हैं उनको कहते हैं नोड्स, ठीक है? तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि द वेव्स सेटअप इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स आर डैश वेव्स, ठीक है? मतलब अगर वो फिक्स्ड उनके स्ट्रिंग्स है, तो क्या कौन से टाइप के वेव्स हैं, तो वो होते हैं स्टेशनरी वेव्स, ठीक है? तो अब फाइनली हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। एग्जाम के बेसिस पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। सो पहला क्वेश्चन होगा कि ट्रांसवर्स वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो कैरेक्टराइज्ड बाय क्रेस्ट एंड ट्रॉफ्स, ठीक है? जैसा हमने इसके ऊपर बात करी थी। उसके बाद वेव्स पासिस मीडियम टू मीडियम, तो क्या चेंज होगा, व्हाट चेंजेस, हमारा वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज होगा। फिर थर्ड आ गया कि प्रोपगेशन कांस्टेंट फ्रॉम y इक्वल्स टू 10 - 6 साइन 100t प्लस 20x प्लस पाई 4। ये मतलब एक जनरल अपना, ये इतना ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट वो वाली बात है कि मतलब उन्होंने एक कंस्टेंट है वो लिख दिया है, तो इसका सीधा आंसर लिखता है विच इज़ 20 मीटर माइनस 1, ठीक है? 20 मीटर माइनस 1, जहाँ पे प्रोपोगेशन कंस्टेंट के बारे में बात करें और उसका लिख दे कि y इक्वल्स टू 10 - 6, तो वहाँ पे लिख देना डायरेक्टली 20 मीटर माइनस 1, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बीट्स फ्रॉम y1 इक्वल्स a, सो वही 1000 पाई टी सन y2 इक्वल्स a साइन, ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, और जिसका आंसर हमने निकाल लिया 2, ठीक है? तो इसको कोशिश करना जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि देखो 1000 - 1000 को करोगे तो हमारे पास 2 ही बचेगा, जिसमें से अपॉन करके तुम्हें आंसर निकालना है, तो ठीक है? तो फिर वो चीज़ें हैं, अब उसको मैंने ऊपर पहले ही समझा दिया, तो उस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। उसके बाद आ जाता है कि 150 हर्ट्ज सोर्स है एट 110 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड पे, तो v इक्वल्स 330 मीटर्स दी हुई है, ठीक है? मीटर पर सेकंड। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, हमने याद किया करो, बात करी थी इस पे कि विच इज़ 225 वॉट हर्ट्ज, ठीक है? उसके बाद आगे फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन कि ऑब्जर्वर्स अगर हट जाए वहाँ से, तो अपेरेंट जो बची हुई फ्रीक्वेंसी है वो लेस होगी दैन एक्चुअल, ठीक है? डैश लेस देन एक्चुअल, ठीक है? लेस देन एक्चुअल। सो उसके बाद हमारा आ गया कि सोर्सेज मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर ऐसा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी अपीयर्स टू इंक्रीज, ठीक है? सो उसके बाद आ गया कि स्ट्रिंग्स फिक्स्ड एट बोथ एंड्स,
स्ट्रिंग्स अगर दोनों साइड से फिक्स्ड हैं तो उसको हम स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। और लास्ट हम कहेंगे कि डैश इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर लाइट एज वेल एज साउंड। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हमारा डॉपलर इफेक्ट काम आता है। डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर लाइट एज वेल एज साउंड। तो ये चीज़ अगर हमने समझ ली है, उसके बाद बस ये जो 9 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के हैं। और देखो सारे एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स इसी में कवर हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा इसको खींचा नहीं है। एक टिप दे दूंगा मैं, डॉपलर वाली न्यूमेरिकल में साइन का ध्यान रखना, ठीक है। विच इज सोर्स पास आ रहा है तो डिनोमिनेटर में माइनस होगा, दूर जा रहा है तो प्लस में होगा। और आंसर को हमेशा चेक करना कि पास आने पे फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़नी चाहिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना ताकि क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद अब एक बार रिकाप ले लेते हैं आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने सारी एग्जाम सेक्शंस में ही कवर कर लिए हैं, बट स्टिल एक बार रिकाप ले लेते हैं। सो पहले तो हमने पढ़ा कि ट्रांसफर्स क्या होता है। ट्रांसफर्स हमारा क्रेस्ट प्लस ट्रॉट्स होता है ना, ट्रॉस होते हैं। उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ लिया कि लॉन्गिट्यूडनल हमारे कंप्रेशंस प्लस रेयर फैक्शंस होते हैं। फिर हमारा मेजर आ गया के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा, जो हमारा के हमेशा एक्स का कोएफिशिएंट होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो हमारा के है वो हमेशा एक्स का कोएफिशिएंट होगा। उसके बाद वर्क इक्वल्स टू 2 पाई एफ, विच इज़ एफ इक्वल्स वर्क बाय 2 पाई हो गया है ना, हमने वो नीचे कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया इसकी पोजिशनिंग। उसके बाद मीडियम चेंज, अगर कोई भी मीडियम बदल रहा है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बट जो लेमडा है और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। उसके बाद अगर बीट्स है, बीट्स निकालनी है तो बीट्स निकालने का मॉड F1 माइनस F2 निकाल देना, ठीक है, वो याद रखना। उसके बाद आ गया नेक्स्ट विच इज़ डॉपलर अप्रोचिंग। डॉपलर अप्रोचिंग को कैसे अप्लाई करोगे, तो इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है एफ डैश लिख दो। एफ डैश लिख कर इक्वल्स एफ इंटू वी, ठीक है, एफ इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस। यहाँ पे वेलोसिटी पुट कर देना ताकि तुम्हारा आंसर निकल जाए। सो 8th पॉइंट कहता है कि अगर तुम किसी चीज़ के पास आ रहे हो फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, दूर जाओगे तो कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो तुम्हें लाइट आवाज़ सुनाई देगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो तुम्हें ज़्यादा दूर की सुनाई देगी, मतलब पहले थोड़ी भारी सुनाई देगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। एंड उसके बाद स्ट्रिंग फिक्स होते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। स्ट्रिंग जो अगर हो गए दोनों साइड में फिक्स कर दिए गए तो हमारा जो स्टेशनरी है वो स्टेशनरी वेव्स होगा, ठीक है, उसको स्टेशनरी वेव्स कहेंगे हम। फिर लास्ट पॉइंट आ गया जो हमने स्टडी करा है, विच इज़ डॉपलर लाइट। डॉपलर लाइट और साउंड में होते हैं, ठीक है, मतलब डॉपलर इफेक्ट जो होता है, डॉपलर थियरम जो होता है वो लाइट और साउंड दोनों तरीके में होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। अब इन 10 लाइन में 6 मार्क्स हमें सिक्योर हो रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें क्या ही चाहिए। उसके बाद एक ब्लैंक पेज में वही 5 मिनट लो और दोनों न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देख लो। बीट्स वाला और डॉपलर वाला लिख के देखना, पूरे लिख कर एक बार वापस देखो और आज के दिन को इसको ख़त्म करो, ठीक है। उसके बाद आज का ये पूरा दिन ख़त्म हो गया। तीनों वीडियोस के 19 मार्क्स के लेक्चर हमने कवर अप कर लिए हैं, और अब हमारे टोटल 36 मार्क्स स्कोर हो चुके हैं, मतलब हमने 36 मार्क्स गैदर कर लिए हैं 3 दिन में, ठीक है। तो कल थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है क्योंकि कल हम इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। इसलिए तब तक आराम करो, हम मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय।